अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। आप देख रहे हैं द डिबेट। आज हम बात करेंगे गांव की सरकार की, पंचायत के चुनाव की। वो सरकार जो गांव में रहती है, वो सरकार जो गरीबों के दुख दर्द में सम्मिलित होती है, वो सरकार जो गरीबों को रोजगार उपलब्ध कराती है, वो सरकार की बात करेंगे जो गांव में छोटे छोटे विकास कार्यों से लेकर लोगों के दुख दर्द में शरीक होती है। इन्हें हम गांव की सरकार कहते हैं। सरकारी भाषा में उन्हें प्रधान, जिला पंचायत सदस्य, ब्लॉक प्रमुख, बीडीसी ये और जिला पंचायत अध्यक्ष कहा जाता है। गांव के विकास में और पंचायती राज की अवधारणा में और सत्ता के विकेंद्रीकरण में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण और व्यापक योगदान है। यह अलग बात है कि पंचायती राज की जब अवधारणा की गई थी और भारत में सत्ता के विकेंद्रीकरण की मुहिम शुरू हुई, तो यह माना गया कि हम गांव के लोगों को उनकी सरकार सौंपेंगे, सत्ता का विकेंद्रीकरण करेंगे, सत्ता के केंद्रीकरण से बचना है और सत्ता उनके लोगों के हाथ में सौंपनी है। यह पंचायती राज की प्रथम अवधारणा है। क्या उस अवधारणा को आज हम पूरा कर पा रहे हैं? यह एक अलग बहस का विषय हो सकता है। पर आज हम यहां पर एकत्र हुए इस बात के लिए बहस करने के लिए कि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की घोषणा हो गई, आखिरकार हो गई। तमाम मानव निर्मित बाधाओं के बावजूद, तमाम विघ्न डालने के बावजूद इलाहाबाद हाईकोर्ट का अभिनंदन और उन जज साहबान का स्वागत जिनकी पहल के चलते कम से कम चुनाव की घोषणा हो गई। अभिनंदन इस बात का कि चुनाव समय से कराया जा रहा है, इस बात के लिए ताकि जनवरी तक हो जाना था, लेकिन अब अप्रैल में हो रहा है। और अगर कोर्ट इंटरवीन नहीं करती तो अप्रैल में भी नहीं होता। अब कोर्ट ने इंटरवीन किया है। 2015 के आरक्षण प्रणाली पर ही कोर्ट ने फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट भी कुछ लोग गए थे। अभी कौन लोग थे, जांच का विषय है। किस मकसद से गए थे, जांच का विषय है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में वो प्ली रिजेक्ट हो गई और अब आज अधिसूचना जारी हो गई। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव 7 चरण में होते हैं, पर उत्तर प्रदेश में पंचायत के चुनाव सिर्फ 4 चरण में होते हैं, जिसमें हर गांव शामिल है, हर व्यक्ति शामिल है, हर वार्ड शामिल है, हर मोहल्ला शामिल है। पर राज्य निर्वाचन आयोग की तैयारी देखिए, सिर्फ 4 चरण में चुनाव करा रहे हैं। 15 अप्रैल, 19 अप्रैल, 26 अप्रैल और उसके बाद 29 अप्रैल को अंतिम चुनाव। 2 मई की मतगणना। मसला इस बात का है कि आखिर इतना वक्त कैसे लग गया। जनवरी दिसंबर में ही उत्तर प्रदेश में प्रधानी के पद खाली हो गए थे। किसी गांव में प्रधान के पद रह नहीं गए थे क्योंकि कार्यकाल पूरा हो गया था। तो समय से क्यों नहीं कराए गए? और क्या सिर्फ 4 चरणों में करा लेना उचित होगा? क्या इतने कम समय में इतनी जगहों पर एक साथ चुनाव कराना, क्या ये बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय है या हड़बड़ी में लिया गया निर्णय है? और ऐसा क्यों प्रतीत होता है कि राज्य निर्वाचन आयोग वही कर रहा है जैसा कि हुकूमत चाहती है? इसके पहले ऐसे उदाहरण देखने को कम मिलेंगे जहां पर राज्य निर्वाचन आयोग सरकार के समक्ष इस कदर बेबस और लाचार हो, जहां वो फैसले सरकार से पूछ के लेता हो, जहां सरकार जब कहे वो तब प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हो। ऐसे उदाहरण राज्य निर्वाचन आयोग में कम ही मिलेंगे। तो क्या समय रहते चुनाव कराया जा सकता था जो नहीं हुआ? पहला प्रश्न। दूसरा, क्या 4 चरणों में चुनाव हो पाना ठीक है? शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से चुनाव हो पाएंगे? दूसरा प्रश्न। तीसरा, तैयारियां कैसी हैं? क्योंकि गांव के चुनाव में, मेरी बात हो सकता है कुछ लोगों को बुरी लगे, तो अगर लगती है तो लगे, लेकिन मैं कह दूंगा, गांव के चुनाव में पैसा, पौआ, साड़ी, झुमका और खातिरदारी, मुर्गा भी आप कह सकते हैं, अधिकांश इसी बात का बोलबाला होता है, जिसमें शराब का सेवन सर्वाधिक होता है। क्या इसके रोकथाम की, इसके प्रिवेंशन की कोई योजना है? कोई तैयारी की गई है? राज्य निर्वाचन आयोग के पास कोई एक्शन प्लान है कि चुनाव निष्पक्ष तरीके से पारदर्शी हों?
दुरुपयोग न हो व्यवस्थाओं का, क्या इस बात के प्रयास किए गए हैं? अब तक की तैयारी से नहीं लगता है। ऐसा लगता है कि सिर्फ चुनाव कराने के लिए चुनाव की घोषणा चुनाव आयोग ने की है। एक गंभीर मसला खड़ा हो गया है राज्य निर्वाचन आयोग की सुस्त भूमिका के चलते। और आज अचानक हड़बड़ी में की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हैरान करती है। जब 11 बजे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी आज, तो रात में अचानक सुबह सुबह यह घोषणा कर दी गई कि 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। अब के पहले ऐसे कोई दृष्टांत नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में 11 बजे सुनवाई हो और 10 बजे आचार संहिता लगा दी जाए। किस बात का डर था? क्या 1 घंटे रुक के सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है, हम न्यायपालिका को इतना सम्मान नहीं दे सकते? क्या यह सुप्रीम कोर्ट के कई की अवमानना नहीं है? वो तो ठीक है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको माइंड नहीं किया या उनकी नजर नहीं पड़ी या देखकर भी कई बार अनदेखा कर दिया, लेकिन क्या यह उचित परंपरा है कि जिस मसले की सुनवाई 1 घंटे बाद सुप्रीम कोर्ट में लगी हो, आप आचार संहिता लगा देते हैं? मकसद क्या है राज्य निर्वाचन आयोग का? क्या इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है क्या आयोग? मैंने लंबे समय तक मनोज कुमार जो राज्य निर्वाचन आयुक्त हैं, इनकी वर्किंग देखी है। ये ऐसे नहीं थे जैसे अब हो गए हैं, पर ऐसे ही लोग होते हैं जो बाद में आते हैं। शायद ये भी कारण हो सकता है। तो पहले 1995 का विवाद खड़ा करना और राज्य निर्वाचन आयोग आंख में पट्टी बांध लिया था, कान में रुई और मुंह में टेप, जैसे कुछ न सुन रहा है, न कुछ देख रहा है और न कुछ बोल रहा है। और फिर 2015 वाला कोर्ट की वजह से जारी करना पड़ा। और जब 1 घंटे बाद सुनवाई लगी है सुप्रीम कोर्ट में, तो 10 बजे जल्दी से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देना। क्या यह महज संयोग है और या फिर राज्य सरकार का प्रयोग जो राज्य निर्वाचन आयोग के सहारे हो रहा है? मसला दिलचस्प है। और ऐसी क्या हड़बड़ी है? 1 घंटे क्या रुका नहीं जा सकता था? जब आप 5 महीने से चुनाव नहीं करा रहे हैं, गांव के लोगों को उनका अधिकार नहीं दे रहे हैं, विकास की योजनाएं गांव में ठप्प पड़ी हैं, तब आपको चिंता नहीं थी कि चुनाव कराना है। और जब 1 घंटे बाद सुनवाई लगी है सुप्रीम कोर्ट में, तुरंत अधिसूचना जारी हो गई। और तो और सुबह जब लोग सो के उठे तो 14 एसएसपी बदल चुके थे, कई जगह नए नए कमिश्नर भी पहुंच चुके थे, एडीजी, आईजी, डीआईजी बदल चुके थे। ये एक नई किस्म की परंपराएं हैं। हालांकि ये कोई नई नहीं है, इसके पहले भी सरकारें ऐसा करती आई हैं, लेकिन इतना खुल्लम खुल्ला कोई नहीं करता था जितना अब हो रहा है। तो आज हम इसी विषय पर डिबेट करने वाले हैं कि दुरुपयोग को कैसे रोकें। राज्य निर्वाचन आयोग कम से कम दिखाने के लिए तो निष्पक्षता और कार्यकर्ता दिखे, इतना भी क्या राज्य सरकार के इशारे पे काम करना? दूसरा प्रश्न। तीसरा, क्या 4 चरणों से हम शांतिपूर्ण, निष्पक्ष, पारदर्शी चुनाव करा पाएंगे? और क्या हमारी मशीनरी इसके लिए तैयार है? क्योंकि इसके ठीक बाद यूपी बोर्ड के चुनाव, यूपी बोर्ड की परीक्षाएं होनी है। लाखों बच्चों का भविष्य फंसा हुआ है इस चुनाव के चक्कर में। या तो आप पहले करा लेते या बाद में कराते। अब उन बच्चों का भी भविष्य अधर में फंसा हुआ है, क्योंकि सारी मशीनरी तो चुनाव में लगी है, परीक्षा कौन कराएगा? गंभीर प्रश्न है। कुछ बयान सुने, आज की डिबेट बड़ी दिलचस्प है। पहले चरण का मतदान जो है वो 15 अप्रैल को होगा, दूसरे चरण का 19 को होगा, तीसरे चरण का 26 को होगा और चौथे चरण का 29 अप्रैल को होगा। और मतगणना अगले महीने यानी मई महीने में 2 तारीख से प्रारंभ होगा। आज चुनाव आचार संहिता भी लागू है, उसकी घोषणा कर दी गई। तो ये कहना कि टालने का काम है, टलवाना तो ये चाहते थे कि ना हो, लेकिन इनकी मंशाएं पूरी नहीं हुई। चुनाव समय से होंगे और निष्पक्ष होंगे। गली गलियारे, मेड़, किसान, खेत और खलियान में ये आम चर्चा है कि योगी सरकार और मोदी सरकार ने देश की और प्रदेश की पहचान संपूर्ण विश्व में बनाई है। कार्यकर्ता हमारा भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरह से चुनाव की दृष्टि से तैयार रहता है। हम ये नहीं है चुनाव आता तो तब तैयारी करते हैं। हम 5 साल ही जनता के साथ जुड़े रहते हैं, जनता के मुद्दों के साथ अपना काम करते हैं। ये सरकार की साजिश थी कि सुप्रीम कोर्ट को अब कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। हमने सारा प्रोग्राम जारी कर दिया है, अब उसमें कुछ नहीं करना चाहिए।
और हुआ भी वही कि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में गड़बड़ी कराने के पूरी तरीके से निर्णय ले चुकी है। उत्तर प्रदेश के पंचायती चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की हार तय है, चाहे वो कितना भी पुलिस का दुरुपयोग कर ले, कितना भी मशीनरी का दुरुपयोग कर ले, कितना भी सत्ता का दुरुपयोग कर ले, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के साथ अन्याय किया है, युवकों के साथ अन्याय किया है, महिलाओं के साथ अन्याय किया है, कोई काम नहीं किया है, सिर्फ असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की बात की है। इस बार भारतीय जनता पार्टी की हार होगी। तो आज के कार्यक्रम और इस विशेष परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश के 14 करोड़ से ज़्यादा लोगों का ये चुनाव है। मेरे साथ हरिश्चंद्र श्रीवास्तव भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, ब्रजेंद्र सिंह कांग्रेस से हैं, जूही सिंह समाजवादी पार्टी से, राजेंद्र भोनवाल जी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, पूर्व राज्य निर्वाचन आयुक्त हैं, हेमंत तिवारी उत्तर प्रदेश के बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं, थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे, और धर्मवीर चौधरी बहुजन समाज पार्टी के सीनियर लीडर हैं, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में मेरे साथ शिरकत करने के लिए। हरीश जी, क्या सिर्फ 4 चरणों में चुनाव कराया जाना ठीक है? जिस देश प्रदेश में 7 चरणों में विधानसभा के चुनाव होते हों, वहाँ सिर्फ 4 चरणों में पंचायत के चुनाव कराए जा रहे हैं, ये किसका सुझाव हो सकता है? देखिए, जो पंचायत चुनाव की जिम्मेदारी राज्य निर्वाचन आयोग की है, और राज्य निर्वाचन आयोग ने उसकी जो भी उसका शेड्यूल तय किया है तो सोच समझ के ही तय किया है, और उसकी जिम्मेदारी है और उसको ये कराएगा। और दूसरी बात ये कि विधानसभा चुनाव से इसको इक्वेट करना मुझे नहीं लगता कि कतई समीचीन है। और जिस तरह से प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ चरण में जनपदों को आवंटित किया गया है, उससे इसमें न तो प्रशासनिक किसी तरह की असुविधा होगी और न सुरक्षा और इस संबंधी जो इंतजामात हैं इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत आएगी। तो जो भी राज्य निर्वाचन आयोग ने ये तय सवाल किया मैंने है, इसलिए पूछा हरीश जी, ये गंभीर प्रश्न था, इसीलिए मैंने प्रारंभ में किया, क्योंकि चुनाव आयोग ने अब तक कोई कंसल्टेशन यूपी पुलिस के साथ, होम डिपार्टमेंट के साथ ऑफिशियली नहीं किया। अब बंद कमरे में किया हो तो मैं नहीं जानता, बट ऑफिशियली ऐसा कोई भी इंगेजमेंट दोनों के बीच नहीं हुआ कि फोर्स डिप्लॉयमेंट कैसे होगी, फोर्स का अरेंजमेंट कैसे होगा, कहाँ से प्रशासनिक मशीनरी आएगी, क्या तैयारियाँ होंगी। आप तैयारी का भी टाइम नहीं दे रहे हैं। आज पता है आपको आज की तारीख क्या है? आज 26 तारीख है और 3 अप्रैल को पहला नामांकन है। कितने दिन बचे हैं? आपके पास तैयारी क्या है? नहीं, देखिए, ये जो वक्त बेहद कम दिया आपने। पंचायत चुनाव को लेकर के बहुत अफरा तफरी है हरीश जी। नहीं, पंचायत चुनाव को लेकर के जो प्रारंभिक जो चर्चाएं हुई थी, तो करीब करीब जिनको चुनाव लड़ना है सब अपनी अपनी तैयारी में है। जो आरक्षण की जो प्रक्रिया बदली, भाई अगर आप रोटेशनल, मैं न्यायालय की आदेश पे मेरी कोई टिप्पणी नहीं है, परंतु अगर आप ये रिजर्वेशन इन रोटेशन होता है तो 2015 को बेस मान करके राज्य निर्वाचन आयोग ने किया था, सरकार ने किया था। लेकिन अब कोर्ट ने निर्णय दिया कि नहीं साहब, आप 1995 को माना था। हाँ, 1995 को, 2015 हाँ 1995 को सरकार ने बेस ईयर मान करके इसको रोटेशन को, आरक्षण के रोटेशन को लागू किया। लेकिन उस चक्रानुक्रमण को अगर माननीय न्यायालय ने 2015 किया तो वो उसके कारण ये बीच का विलंब हुआ। मैं उसके कारणों को, चलिए अब वो तो हो गया, कोर्ट ने फैसला दे दिया। हाँ, कोई कंसल्टेशन होम डिपार्टमेंट, पुलिस हेडक्वार्टर, ये तो राज्य निर्वाचन आयोग के बीच नहीं हुआ ऑफिशियली, जिससे आप इतनी बड़ी मैन पावर, तो इसके बारे में डिप्लॉयमेंट हो पाए। नहीं ब्रजेश जी, इसके बारे में तो राज्य निर्वाचन आयुक्त या राज्य निर्वाचन आयोग के लोग ही बता सकते हैं, मेरी इसके बारे में जानकारी नहीं है। पर आप इनफ मानते हैं कि 4 चरण में ठीक है, कोई दिक्कत नहीं? मुझे तो कोई दिक्कत नहीं लगती, क्योंकि मैंने जो जिस तरह से जनपद तो आप यही अपेक्षा विधानसभा के चुनाव में भी रखते हैं कि वो भी 4 चरण में हो जाए? नहीं, विधानसभा के चुनाव की एक अलग तरीके से वो भारत का जो निर्वाचन आयोग है वो करता है, और उसमें आप अगर देखें तो चरण वाइज जो चुनाव होते हैं वो पश्चिम के पहले होते हैं, फिर ब्रज के, इस तरह से एक साथ उन जनपदों के चुनाव होते हैं। इसमें अलग अलग जनपदों के अलग अलग चरणों में पूरे प्रदेश में रखा है, ताकि कोई प्रशासनिक व्यवस्था में, कोई सुरक्षा की व्यवस्था में किसी तरह की जो मैन पावर की है वो कमी न हो, किसी तरह की दिक्कतें ना हो, जो मुझे समझ में आता है। तो सरकार तैयार है इतनी जल्दी सब करा लेगी? बिल्कुल करा लेगी। तो सरकार का
सरकार के पास जो दायित्व है, सरकार उसको पूरी निश्चित सफलता- करेगी, मुझे भी पूरा विश्वास है, क्योंकि अब तक कोई बात नहीं हुई तो कर ही लेंगे, 1-2 दिन में बातचीत हो जाएगा काम। ओके, जूही सिंह समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता हैं। जूही सिंह जी, बहुत स्वागत आपका। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अचानक से जब तक ये था कि अभी आपत्तियां ही 27 तारीख तक यानी कल तक ली जानी थी, मैं जब सुबह सो के उठा तो मुझे ये बताया गया कि पंचायती राज विभाग की वेबसाइट में सब आरक्षण लोड कर दिए गए हैं और सुबह 10 बजे महानुभाव हमारे जो राज्य निर्वाचन आयुक्त हैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है और 11 बजे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। कुछ थोड़ा मतलब मुझे कहीं कुछ लिंक मिसिंग लग रहा है, अगर आप जानती हो तो कृपया बताएं। ब्रिजेश जी, सरकार की मंशा पे बड़े प्रश्न चिन्ह हैं और स्वतंत्र संस्थाएं जैसे स्टेट इलेक्शन कमीशन पूरी तरह सरकार के आगे नतमस्तक है। ऐसा कौन सा कारण था, यदि मैं कोट करूं, कि आपने 1995 का आधार ले लिया जब 2015 का डेटा आपके पास था, रीसेंट डेटा था। पंचायती राज ने जिस प्रकार आरक्षण किया उस पर भी प्रश्न चिन्ह खड़े हैं, बड़ी धांधली सामने आई है। सरकार विकेंद्रीकरण में विश्वास नहीं करती है, सरकार चाहती है सारी सत्ता केंद्रित हो, अफसरों के नीचे हो। इसीलिए जो चुनाव बहुत पहले हो जाने चाहिए थे, जो हमारे सबसे आवश्यक चुनाव है, संवेदनशील चुनाव है, स्थानीय चुनाव है, उनको सरकार होने नहीं देना चाहती थी। आज जब आप इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के बारे में बात करें, बहुत देर तक तो वो लिंक खुल ही नहीं रहा था, उसको बता दिया गया लेकिन वहां कुछ भी लोडेड नहीं था। तो ये किस तरह की तैयारी है सरकार की, किस तरह की तैयारी है डिजिटल इंडिया की, ये तो सरकार ही बताएगी। और अगर चुनाव इस तरह जल्दबाजी में किए जाएं, सुप्रीम कोर्ट के पास जब मसला था और आप फिर भी एक हड़बड़ी में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें बिना तैयारी किए, तो ये दिखाता है कि आपके अफसर और आप खुद कितना तैयार हैं। मैडम, आपकी और आप पार्टी यानी क्यों समाजवादी जनता को पार्टी जो गांव का पंचायत एक का चुनाव लड़ रही है अथवा नहीं लड़ रही है, या सपोर्ट दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप लोग? ब्रिजेश जी, हमने अपने जिला कार्यालयों पे कह दिया है, वहां पर यदि अग्रीमेंट हो जाएगा, लोग अप्लाई कर रहे हैं तो उन लोगों को हम अधिकृत रूप से सपोर्ट करेंगे, नहीं तो कहीं कहीं अधिकृत प्रत्याशी घोषित करेंगे। हमारे लिए भी बहुत आवश्यक चुनाव है और बड़ा संगठन है जिसमें कई लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं। बहुत स्थानीय और लोकल चुनाव है, इसमें लोकल मुद्दे और जैसा कि आपने कहा बहुत सारी अन्य चीजें भी इन्वॉल्व होती हैं। तो समाजवादी पार्टी स्थानीय रूप से बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। धर्मवीर चौधरी, बहुजन समाज पार्टी के सीनियर लीडर। भाई चौधरी जी, आपको क्या ये सब कुछ ठीक लग रहा है, ऑल वेल लग रहा है, जिस प्रकार से एक दिन पहले आरक्षण की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है, फिर सुबह सुबह अचानक से वेबसाइट पे सब डाल दिया जाता है, वेबसाइट काम नहीं कर रही होती है, फिर 10 बजे राज्य निर्वाचन आयुक्त आते हैं और कहते हैं कि आज से आचार संहिता लग गई, अब चुनाव होंगे, और 5-6 दिन दिया जाता है नॉमिनेशन के लिए, और 11 बजे सुनवाई होनी होती है सुप्रीम कोर्ट में। तो क्या आप इसमें कोई लिंक पा रहे हैं या ये सिर्फ संयोग है? ब्रजेश जी, जब सरकार लोकतंत्र को कमजोर कर और अपनी तानाशाही पर उतर आए और संवैधानिक संस्थाओं को पंगु बना दे, उनको बंधक बना ले, और जो नौजवान हैं, इस देश का जो वोटर है, जो देश के पूर्व प्रधानमंत्री कहते थे कि इस देश में गांव से खुशहाली का रास्ता निकलता है, उस खुशहाली के रास्ते को ये सरकार बंद कर दे, तो ये धांधली ही धांधली नजर आती है। ये सरकार माननीय सुप्रीम कोर्ट से ऊपर तो नहीं है, लेकिन सरकार जो संवैधानिक मुद्दे हैं, जो संविधान से बातें चलती हैं, संविधान से देश चलता है, सरकार चलती है, उसको ये सरकार बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है। 5 महीने से ये जनता के अधिकारों पर कुटाराघात करके बैठी हुई है, इनको कुछ नहीं पता है। ये कान में तेल डाल करके कुंभकर्णी नींद सो रहे हैं। जब कोर्ट इनके ऊपर हथौड़ा मारता है तब ये जगते हैं। और माननीय हरिचंद जी बैठे हैं, इनको पता ही नहीं है कि 15 का आरक्षण लागू किया सरकार ने, 95 का लागू किया। ये भी मुझे ऐसा लग रहा है अंटा खा करके आ गए हैं डिबेट में, इनको कुछ नहीं पता किसी को। ये सरकार बिल्कुल विफल हो गई है, जन विरोधी सरकार है, संविधान विरोधी सरकार है। एक राजनीतिक प्रश्न है, सरकार को क्या पता है बहुजन समाज कि पार्टी पंचायत इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करेगी या अपने वर्कर्स को सपोर्ट करोगे? मान्यवर काशीराम साहब कहते थे कि ये जनता का चुनाव, लोकतंत्र का चुनाव, ये पर्व की तरह होता है, और बहुजन समाज पार्टी संविधान को मानने वाली पार्टी है। हम पूरी मजबूती से ये पंचायत का चुनाव लड़ेंगे
और जन विरोधी जो पार्टी है, सत्ताधारी पार्टी, धन्यवाद। उसको उखाड़ फेंकेंगे। धन्यवाद। ये विधानसभा का ब्रजेश जी सेमीफाइनल चुनाव कहा जाता है। 14 करोड़ जनता इसमें भागीदार बनती है धन्यवाद। और धन्यवाद। ये महत्वपूर्ण चुनाव है। बहुत प्रदेश शुक्रिया के लिए, आपका। जनता राजेंद्र के लिए। भवनवाल जी को लाया जाए। राजेंद्र भवनवाल जी पूर्व राज्य निर्वाचन आयुक्त हैं उत्तर प्रदेश में और इन्होंने बहुत लंबे समय तक ये भूमिका निभाई। भवनवाल जी, स्वागत और धन्यवाद आपका। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अधिसूचना यानी कि आचार संहिता लागू करने से पहले जब आपने चुनाव कराया था तो कंसल्टेशन प्रोसेस कैसा था राज्य सरकार के साथ? वैसे मुझे कम समझ है, इसलिए मैंने आपको आमंत्रित किया है बताने के लिए। नहीं, देखिए, जहाँ तक राज्य सरकार से कंसल्टेशन की बात है, वो जो नोटिफिकेशन करते हैं उससे पहले बराबर चलती रहती है और जो तिथियाँ या जो समय निर्धारित होता है वो कंसल्टेशन से ही होता है। और जहाँ तक नोटिफिकेशन की बात आप कह रहे थे कि राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी कर दिया, और नोटिफिकेशन पहले शासन जारी करता है और उसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग उसका पूरा कार्यक्रम जारी करते हैं। तो जब सरकार नोटिफिकेशन कर देती है तो उसके बाद तो ये बाध्यता हो जाती है कि कार्यक्रम जारी किया जाए। जहाँ तक आप सुप्रीम कोर्ट की बात कह रहे थे तो उसमें विधिक तौर से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें माननीय उच्च न्यायालय का या माननीय सुप्रीम कोर्ट का कोई स्टे ऑर्डर नहीं था। तो उस बीच में सर मैं सहमत हूं, अधिसूचना जारी पर करना मेरा कानूनी तौर से उसमें कोई एक सबमिशन है नहीं सर। है उसमें। एक शब्द है न्यायिक नैतिकता, इसका ध्यान तो रखना चाहिए कि 1 घंटे बाद सुनवाई है। नहीं, वो ठीक है, 1 घंटे वेट कर सकते थे, लेकिन इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि शासन ने नोटिफिकेशन कर दिया था, उसके बाद ही राज्य निर्वाचन आयोग का काम शुरू होता है। तो इसके लिए यदि जिम्मेदारी है तो फिर वो शासन पर की क्या है। किसी को बाध्य किया जा सकता है कि सुबह जल्दी उठो और 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लो? क्या राज्य निर्वाचन आयोग को बाध्य किया जा सकता है? नहीं, देखिए, नोटिफिकेशन जब हो गया, शासन ने नोटिफिकेशन कर दिया, इस पर राज्य निर्वाचन आयोग का वो नहीं है, क्योंकि नोटिफिकेशन गवर्नमेंट को करना था, गवर्नमेंट ने कर दिया जी। उसके बाद अब वो चाहे 11 बजे करें या 10 बजे करें, उसका कोई अच्छा, एक अंतिम प्रश्न है सर। उसके बाद तो कार्यक्रम, और चूंकि इस राउंड का अंतिम सवाल है। हाई कोर्ट का ये निर्देश है कि एक समयबद्ध तरीके से जी। अंतिम प्रश्न ये है कि तो उन्होंने क्या 4 चरण में चुनाव कराया जाना उचित है? नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 4 चरण में हो सकता है, लेकिन मैं कार्यक्रम देख रहा था कि अब की बार एक जिले में शायद एक दिन में भी चुनाव कराया जा रहा है। तो मेरे ख्याल से राज्य निर्वाचन आयोग ने जो पुलिस की उपलब्धता है उसको सुनिश्चित कर लिया होगा, निश्चित रूप से कर लिया होगा, क्योंकि ये प्रक्रिया चलती रहती है। ये जरूरी नहीं कि जब नोटिफिकेशन हो जाए उसके बाद आप बड़े ऑप्टिमिस्टिक व्यक्ति हैं, इसलिए आप ऐसा अज्यूम कर लेते हैं कि इन्होंने कर लिया होगा। यहाँ तो पता ही नहीं था कि सुबह उठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस भाई साहब को करनी है। नहीं, चुनाव तो होना ही था, तो उसी तरीके से, चूंकि चुनाव आप अप्रैल में हो या मई में हो, उससे तैयारी में फर्क नहीं पड़ता। राज्य निर्वाचन आयोग तैयारी करता रहता है। मैं अपनी तरफ से कोई आपत्ति नहीं कर, मुझे कोई आपत्ति नहीं, मैं तो जनता के सामने सब तथ्य खोल कर रख रहा हूँ कि भैया देख लो, तुम्हारा चुनाव है और ये हुआ है, तय तुम्हें करना है, हमें थोड़ी ना करना है। ओके, ब्रजेंद्र सिंह जी मेरे साथ मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। ब्रजेंद्र जी, आप मुझे बताइए कि क्या ये महज संयोग है या फिर राज्य सरकार का प्रयोग है निर्वाचन आयोग के माध्यम से? देखिए आदरणीय ब्रजेश जी, आदरणीय जब भवनवाल जी बोल रहे थे तो मुझे हंसी आ रही थी। वो बहुत सीनियर वरिष्ठ अधिकारी रहे हैं और मैं उनका बड़ा सम्मान करता था। वर्ड क्या होता है? था इसलिए क्योंकि व्यक्ति हैं। नहीं था, मैंने इसलिए लगा दिया कि उन्होंने जो सर्वोच्च न्यायालय के बारे में टिप्पणी किया वो इस्तीफाक नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय का सीधा सीधा अपमान है। हम उससे बच सकते थे और जो गाइडलाइन सरकार ने खुद जारी की थी उसके अनुसार 27 तारीख तक आपत्तियों का निस्तारण और किसी भी दशा में 30 मार्च के पहले अधिसूचना गजट की ही नहीं जा सकती थी। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये दिखाना चाहती है कि चाहे माननीय सर्वोच्च न्यायालय हो, चाहे चुनाव आयोग हो, संस्थाओं का कोई मतलब नहीं है सरकार के लिए। वो जैसे चाहेंगे उसका वैसे मिसयूज करेंगे। और 4 चरण में इसलिए करा रहे हैं कि इसमें भाषण नहीं होना है, ये चुनाव सिंबल पर नहीं होता। इसमें मुख्यमंत्री जी को या आदरणीय प्रधानमंत्री जी को आकर के झूठ फरेब का मकर जाल नहीं बनाना है।
ये निहायत निजी चुनाव होता है, व्यक्तिगत चुनाव होता है और व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर ये चुनाव लड़ा जाता है। मैं गांव का रहने वाला आदमी हूं और पर आप बहुत इतना ताव बेईमानी क्यों हुई खाए हुए है। हैं? बड़ा झुंझलाए और गुस्से में लगे नहीं हैं। गुस्से में नहीं, बहुत आराम बेईमानी से बात हुई है। करिए। जो क्षेत्र पंचायतों का परिसीमन हुआ है, उसका जो नियम मानक है उसको तार तार किया गया है। और कल ही साड़ी बांटने को लेकर के हमारे गोंडा जनपद के तरफगंज विधानसभा में गोली चली है पूरी रात। मैं नाम नहीं लेना चाहता, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं, वो बड़े नेता हैं। रात भर गोली चली, रात भर गोली चली है। घांचा गांव है तरफगंज विधानसभा, उसमें ब्लॉक में सबको पेपरों में ये तो छपा हम लोग देख लीजिए। 80-90 के दशक में सुनते थे। तो वही रात उसी भर प्रकार का। जौनपुर में हेमंत जी के गांव में कट्टे चले, ये तो वही पहले उसी सुना प्रकार का। करते तो थे। ये लूटने का चुनाव है सर। ये लोकतंत्र को लूटने की व्यवस्था की गई है। जितना जल्दी लूट पूरी हो जाए तो जितने कम समय में होगा उतनी ही लूट हो पाएगी। ऑलराइट, वरना बंगाल में 8 चरण में चुनाव 3 महीना तक भाषण होगा वहां। ओके, ऑलराइट। हेमंत जी हमारे साथ डिबेट में सम्मिलित हो चुके हैं। भाई हेमंत जी, ये एक तो 4 चरणों में चुनाव हो रहा है, आपको लगता है कि ये सही है या इसे बढ़ाया जा सकता है? दूसरा, समय बहुत कम दिया गया, जो प्रथम और दूसरे चरण के चुनाव हैं उसमें नामांकन की प्रक्रिया हो या फिर समय हो चुनाव का, बड़ा कम वक्त दिया गया। ऐसा प्रतीत होता है, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य निर्वाचन आयोग ने गाइडेड तरीके से अधिसूचना जारी की, क्योंकि उसके पहले अफसरों के ट्रांसफर, फिर अचानक से वेबसाइट पे सबके आरक्षण लोड हो जाना, और फिर 10 बजे किसी से कहा गया जल्दी से जाओ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दो। मतलब इस टाइप का जेस्चर दिया गया। हो सकता है मैं गलत भी हूं। मैं गलत और सही का आकलन तो फिलहाल नहीं कर सकता हूं। विजय जी, आपने बहुत शुद्ध बातें रखी हैं, मैं शुरू से सुन रहा हूं सारी बातों को, और मैं अपनी टिप्पणी में कोशिश करूंगा कि अदालत की किसी भी बात से थोड़ा सा परहेज किया जाए। अदालत को बार बार नहीं लाना चाहिए इस विषय में, क्योंकि कभी कभी अनुचित उसकी व्याख्या हो जाती है जो उचित नहीं है। एक बात, 2 बात बड़ी मोटे तरीके से कहूंगा, माफ कीजिएगा। जैसे कभी कभी डेमोक्रेसी को ये राजनेता अपनी चेरी बना लेते हैं, वैसे जो राज्य निर्वाचन आयोग है, माफ कीजिएगा राजेंद्र भंडवाल जी हमारे बड़े पुराने मित्र हैं, बैठे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में यह रवायत रही है कि रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स को उपकृत करने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग का मुख्य निर्वाचन अधिकारी या चेयरमैन बना दिया जाता है, और निश्चित रूप से फिर इसके बाद मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ती है। मैं डॉक्टर यशपाल सिंह से लेकर राजेंद्र भंडवाल, एसके अग्रवाल से लेकर के मनोज कुमार सिंह तक को देख रहा हूं। मैं किसी इंडिविजुअल पे कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। जब जिसकी सरकार होती है और जिसकी सरकार में चयनित मुख्य निर्वाचन अधिकारी या स्टेट इलेक्शन कमीशन का मुखिया होता है, तब इस तरह के सवाल उठे हैं, नई बात नहीं है। जहां तक रही इस चुनाव को तरीके से कराने के बजाय, मैं तो कह रहा हूं 4 चरण में कराओ, 6 चरण में कराओ, 2 चरण में करा दो। अगर आप पास फोर्स ऑफ मैनेजमेंट है, फोर्स ऑफ मैनेजमेंट पर हम सवाल नहीं कर सकते, लेकिन एक निवेदन आपके चैनल के माध्यम से ब्रजेश जी करना चाहूंगा। लाखों लोग देखते हैं, अगर सरकार में वास्तव में दृढ़ इच्छा शक्ति है, यह सरकार मात्र 1 महीने अपने आबकारी से आने वाले रेवेन्यू पर उससे अपने आप को किनारे कर ले। दुखद दुर्भाग्यपूर्ण यह होता है कि ये चुनाव जो प्रधानी या ब्लॉक प्रमुखी या जिला पंचायत अध्यक्षी, जिसको देशी भाषा में कहते हैं, चूंकि ये देशज चुनाव है, उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों का चुनाव है, और निश्चित रूप से बहुत बड़ा संकेतक है आने वाले विधानसभा चुनाव में किसी भी दल के समर्थन को लेकर के। ऐसे में अगर ये शराब 1 महीने बंद हो जाए, मात्र 1 महीने, सबसे हेमंत जी, आप लोग पत्रकारों का चुनाव तो अपने हिसाब से करा लेते हो, अब गांव के लोगों का चुनाव होने जा रहा है तो आपको बड़ा दर्द है। आपका चुनाव हुआ तो आप लोगों ने सब टाइम पे करा लिया, अब गांव के लोगों का चुनाव है तो आपको बड़ा दर्द है। आप जानते हैं ब्रजेश जी, मैंने हमेशा डेमोक्रेसी में विश्वास किया, और अभी हम लोगों का चुनाव हुआ, बड़ा डेमोक्रेटिक तरीके से चुनाव हुआ, बहुत निष्पक्ष चुनाव हुआ, और निष्पक्ष चुनाव का परिणाम सबके सामने है। पंचायत चुनाव में 20 सवाल खड़े कर रहे हो, अपने चुनाव पे 1 सवाल नहीं खड़ा किया। मैं 1 सवाल कर रहा हूं। हरीशचंद्र श्रीवास्तव जी बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। भारतीय जनता पार्टी दावा करती है कि हम नई चीजों को, नए प्रतिमान स्थापित करते हैं। भारतीय जनता पार्टी पिछले 4 महीनों से पंचायत चुनाव की तैयारी कर रही, बड़े स्तर पर, सांगठनिक स्तर पर, जिले जिले में जाकर के, बूथ बूथ तक।
तो मैं एक चीज कह रहा हूं कि पंचायत चुनाव की जो सबसे बड़ी बुराई है वो शराब की है। शराब बांटी जाती है, पैसा बांटा जाता है। तो श्रीमान क्या सिर्फ पंचायत चुनाव में हेमंत जी, क्या आप ये बात पूरे दावे से कह सकते हैं जी? क्या सिर्फ पंचायत चुनाव में दारू बांटी जाती है? हर चुनाव में बांटी जाती है, रोका जाना चाहिए। लेकिन पंचायत चुनाव जीतने का एक बहुत बड़ा आधार शराब होता है। आपने जवाब दे दिया है हेमंत जी, अब बराबर मत करिए, आपने जवाब दे दिया है। ओके, बीरेंद्र सिंह जी आ गए हैं डिबेट में। भाई बीरेंद्र जी, प्रधानी का चुनाव आ गया, चलो आखिरकार किसी तरह मतलब बला टली और चुनाव तो कम से कम घोषित हुआ, अब चुनाव तो हो जाएगा। एक तो ये कि अचानक इतनी हड़बड़ी क्यों थी, क्या था शासन में और निर्वाचन आयोग में, क्या ऐसा चल रहा था, आपने क्या महसूस किया? बिल्कुल, देखिए ऐसी उम्मीद की जा रही थी कि शायद पंचायत के चुनाव की अधिसूचना होली बाद लगे, लेकिन अचानक से ऐसा हुआ और सवेरे 10 बजे इसका ऐलान हो गया। अभी बहुत सारी बातें हुई, लेकिन उस पर जाने के बजाय ये जाना अब ज़रूरी है कि चूँकि पंचायतों का अधिकार इतना ज़्यादा है और जो ग्राम प्रधान होते हैं ख़ास तौर से और जिला पंचायतें, ये जनता से गांव-गांव से घर घर से सीधे जुड़ा मामला है। अब इसकी राजनीति को लेकर जब तक 2 मई तक मतगणना नहीं हो जाती तब तक गरमाया रहेगा माहौल। लेकिन बीजेपी सरकार इस चुनाव में उसने ऐलान किया था अभी प्रदेश कार्य समिति में कि वो सिंबल पर लड़ेगी चुनाव। लेकिन जिस तरह से आंदोलन चल रहा है किसानों का, बीजेपी के नेता गांव में घुसने की हिम्मत नहीं कर पा रहे, ये सिंबल पे क्या लड़ेंगे। और अगर लड़े ये और गए गांव तो रुझान भी आपके सामने आएंगे, वो भी दिखेगा। आसान नहीं है इस बार, क्योंकि जो हालत है प्रदेश की, अधिकारियों ने जिस तरह से मनमानी करके गांव से लेकर शहर तक को निचोड़ा है, वो उसका रिजल्ट इस प्रधानी चुनाव में आएगा सामने। बहुत सही लोग कहते हैं कि भाई चुनाव से पहले बड़ी ईमानदारी की बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं और चुनाव जीतने के बाद ईमानदारी को संदूक में बंद करके रख दिया जाता है। ये आज नहीं, प्रधानी नहीं, जितने चुनाव आपने देखे होंगे सब में यही होता है। यहाँ तक लोग कह देते हैं कि चुनाव में जो वादा किया गया था वो तो जुमला था, उसका कोई मतलब थोड़ी है पूरा किया जाता है। वो सब जनता से वोट लेने के लिए सब ऐसे जुमले फेंके जाते हैं जी। तो ये भाई इस समय अब गांव में क्या माहौल होगा बीरेन जी, थोड़ा गांव के माहौल की आप व्याख्या करें, क्योंकि आप तो एकदम गांव के व्यक्ति हैं, मेड़ किससे जुड़े हुए व्यक्ति हैं। आप बताएं हेमंत तिवारी जी को कि क्या माहौल है गांव में। देखिए गांव में तो अब फोकट की दारू और खाना और मुर्गा बटेगा, और इस पे चाहे जय दिन आदमी का घुमाओ अपने साथ, उसमें लोग खलियार बैठे हैं। अपना जो लोग बाहर शहरों में काम करते थे वो भी गांव में आ गए हैं कोरोना के नाते। तो अब की बार तो बड़ा चटक रंग रहेगा, खाने पीने का इंतजाम भी बढ़िया रहेगा। अच्छा, अब तो प्रधान भी फॉर्चूनर से चलने लगे हैं, तो अब गांव में आप समझ लीजिए कितना प्रधानी में फायदा है और कमाई है। अब सेवा कहाँ है, भ्रष्टाचार। जो प्रधानी के चुनाव में जो पैसा खर्च होगा जीतने के बाद उसका 100 गुना प्रधान निकालेगा, ये आदमी को पता है। तो क्या आपको आशंका है कि दारू मुर्गा चलेगा? दारू मुर्गा चलेगा, कच्ची भी खूब चलेगी, क्योंकि कच्ची सस्ती है और उसको पिलाने में भी आराम है और बनने में भी आराम है। तो ये तो पुराने समय से चला आ रहा है। अच्छा, क्या एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि 1 महीने के लिए दारू पर रोक लगा दी जाए यूपी में? देखिए, जब कोरोना काल में नहीं लगी अर्थव्यवस्था को दारू पीने वालों ने संभाला। उत्तर प्रदेश की सरकार नशेड़ियों की बहुत आभारी है कि उन्होंने इस अर्थव्यवस्था को बहुत मजबूती प्रदान की और उनके लिए लॉकडाउन भी खोला गया कि वो शराब खरीद सकें। तो भाई शराब पे पाबंदी लगाने तो सरकार सपने में नहीं सोच सकती, जिसके प्रति हम कृतज्ञ हैं उस पर कैसे पाबंदी लगा देंगे। और प्रधानी चुनाव में अब तो देखिए गाड़ियां भी बिकेंगी और मीट मुर्गा चलेगा ही, पैसा भी बटेगा, दारू भी आएगी। हर तरफ से आमदनी लोगों की होगी, लोगों का 2 महीना बढ़िया इंतजाम रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है। और पूरे प्रदेश में ये मामला होता है। लेकिन
भाई गांव में तो ऐसा है कि क्लियरिटी आ जाती है, लेकिन जिला पंचायत का चुनाव 50,000 पे होता है, थोड़ा बड़ा होता है, तो कुछ लोग इधर भी खाते हैं उधर भी खाते हैं, और जो जीत जाता है उसके साथ चले जाते हैं। हेमंत जी 4 चुनाव जीत चुके हैं, इनको अनुभव भी पता है, कई पत्रकारों ने इनसे भी खाया होगा, लेकिन अब ये तो इनका व्यक्तिगत अनुभव हो सकता है, इस पर क्या कमेंट किया जाए। कहा जाता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा सांप ब्राजील में पाए जाते हैं, लेकिन अगर आस्तीन के सांप आप देखेंगे तो वो भारत में उनकी संख्या सबसे ज्यादा है, और चुनाव में इस तरह के सांप बहुत ज्यादा बड़ी मात्रा में दिखाई पड़ते हैं। आजकल सोशल मीडिया पे चल रहा है कि जब नौकरी ना लगे जवानी में तब कूद पड़ो प्रधानी में, तो बहुत सारे लोग खुद भी कूद रहे हैं और अपनी पत्नियों को भी युवा दिलों की धड़कन बता रहे हैं। ये सब भी चल रहा है गांव के चुनाव में, लेकिन हमारे गांव में आजकल रात में जश्न होना शुरू हो जाएगा। आज इलेक्शन ऐलान हो गया है और आज से मीट मुर्गा का इंतजाम भगोना चढ़ चुका होगा, और ये अब 2 तारीख तक की व्यवस्था ठीक ठाक चलेगी। तो अच्छा है, लोकतंत्र का उत्सव कहते हैं लोग इसे, और कुछ लोगों के लिए कई सारे अवसर लेके आता है, जैसे आपदा में अवसर आया था। बहरहाल हम लोग तो देखिए ब्रजेश जी ये जानते हैं कि इस प्रदेश में, इस देश में ये जो त्रिस्तरीय पंचायत सिस्टम बनाया गया कि गांव को मजबूत किया जाए, मनरेगा से लोगों को वहीं रोजगार दिया जाए, सीधे जो पैसा कहते थे कि 1 रुपया चलता है 15 पैसा गांव में पहुंचता है, वो 1 रुपया दिल्ली से चले तो सीधे 1 रुपया खाते में पहुंचे। लेकिन जब पंचायत सेक्रेटरी और प्रधानों का गठजोड़ ऐसा बन गया कि उसने इस पैसे का भी पूरा बंदरबाट कर लिया। कोरोना काल में भी देखिए सैनिटाइजर से लेके तमाम खरीद में घोटाले हो गए, तो अब तो खाली हर चीज़ एक व्यवसाय और एक अवसर है, और लोकतंत्र के नाम पर हम इसको ढोए जा रहे हैं। ये सच्चाई है, इसको जब लोग समझें तब इसका कैसे हल निकलेगा, ये क्या फार्मूला आएगा। जी बहरहाल हम आज एक कविता आपको प्रधानी पर सुनाता हूँ कि कैसे प्रधानी का चुनाव, पहले प्रधान जी कैसे रहते हैं, चुनाव जीतने के बाद उनका रंग ढंग हाल कैसे बदल जाता है। हाँ, जैसे चुनाव के पहले के हेमंत जी और चुनाव के बाद के हेमंत जी। नहीं, हेमंत जी के पास कोई फंड नहीं है, इनके यहाँ तो कोई खर्चा वाली व्यवस्था ही नहीं है। ये तो बेचारे इंडिपेंडेंट स्वतंत्र पत्रकार हैं, सादगी से जीवन जी रहे हैं। मैं कोई बात नहीं कर रहा, आप क्यों सर कह रहे हैं, आप अपनी बात जारी रखिए। नहीं, मैं बहुत सारे पत्रकारों को जानता हूँ जो बड़ी बड़ी गाड़ियों से, बड़े बड़े मकानों में और काम कुछ नहीं करते, लेकिन हेमंत जी तो कम से कम इस बिरादरी में एक ऐसे व्यक्ति हैं जो ईमानदारी से पत्रकारिता कर रहे हैं और जिनके पास कोई संपत्ति चल अचल बहुत नहीं है, ना कोई बड़ा लग्जरी वाहन मैंने देखा। खैर 4 लाइन सुनिएगा कि हमारे प्रधान जी पहले बहुत कमजोर हुआ करते थे और कैसे ये जी जाए सब लोग ये दुआ करते थे। फिर चुनाव का माहौल आया और प्रधान जी को हम सब ने जिताया, और प्रधान जी ने बड़े बड़े वादे करके हमें भरोसा दिलाया, और कुछ लोगों को आवास तो कुछ का शौचालय बनवाया। फिर आवासों का आधा पैसा खाने लगे प्रधान जी, और पकड़ के फ्लाइट मंसूरी जाने लगे प्रधान जी। आवास घोटाला, शौचालय और मनरेगा, नाली खड़ंजा इंटरलॉकिंग से पैसा खूब बरसेगा। फिर प्रधान जी के सारे ठाठ निराले हो गए और पैरों में जूते कभी सफेद तो कभी काले हो गए। जी बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ग्राउंड जीरो से, गांव और मेड़ से अपने फीडबैक उपलब्ध हम सबको कराया। हरिश्चंद्र श्रीवास्तव जी, मैं आपको जानना चाहता हूं कि बीजेपी क्या पंचायत के चुनाव में उतरेगी? आप किस तरह से चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं और आपकी रणनीति क्या है? कितने प्रत्याशी उतारने जा रहे हैं, और क्या जिला पंचायत प्रधानी और बीडीसी सभी में उतारेंगे या किसी एक में? नहीं, जिला पंचायत सदस्यों का चुनाव भारतीय जनता पार्टी अपने जो सदस्य हैं उनको जिला पंचायत सदस्य के चुनाव में उतारेगी। ग्राम प्रधानी में नहीं, ग्राम प्रधानी और बीडीसी में नहीं, लेकिन जिला पंचायत सदस्यों का चुनाव भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने तय किया है कि उसको लड़ाएंगे। जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़ाएंगे। ओके। और
अभी जो तमाम सारे सवाल लोग खड़े कर रहे थे, मैं उसका जवाब देना चाहता हूँ। एक तो उच्चतम न्यायालय की बात जो कही गई, यद्यपि राजेंद्र भोनवाल साहब ने उस पर उत्तर दिया है। यदि कोई डायरेक्शन होता सुप्रीम कोर्ट का जब ये रिट एडमिट होती है, तो अगर उसी समय कोई डायरेक्शन माननीय न्यायालय कर देता है तो तदनुकूल चीज़ें उसी हिसाब से उसका वो बनता है, लेकिन कोई डायरेक्शन नहीं था। तो अब ये निर्वाचन आयोग इस बात के लिए तब तक स्वतंत्र था अपना कार्यक्रम घोषित करने के लिए अंटिल अनलेस कोई डायरेक्शन होता। और जो आरक्षण की बात कही गई, अगर चक्रानुक्रमण का आरक्षण को बेस ईयर 1995 को माना गया था, तो उस यद्यपि माननीय उच्च न्यायालय ने निर्णय कर दिया, उस पर कोई मेरी टिप्पणी नहीं, लेकिन 2015 में श्रीमान अखिलेश यादव जी ने अपनी सुविधा अनुसार उसमें तमाम सारे बदलाव किए थे। तो अब अगर 2015 को बेस ईयर माना गया, तो इस नाते कि वो चक्रानुक्रमण जो 1995 का जो बेस ईयर माना था सरकार ने, वो इसलिए कि वो प्रॉपर ढंग से सभी क्षेत्रों में, सभी चाहे वो ग्राम प्रधान के हों चाहे पंचायत के हों, उसमें अनुसूचित, पिछड़ा, महिला, सामान्य, ये सभी वर्गों में उसका चक्रानुक्रमण के हिसाब से उसका आरक्षण। 2015 की आरक्षण प्रणाली को आप सही मानते हैं या नहीं मानते? देखिए, अब तो माननीय न्यायालय ने जो निर्णय दिया वो तो इसका मतलब वही अंतिम है। दूसरी बात, आपके पास तो पर्याप्त बहुमत है, इसमें कुछ नहीं करना होता था। पंचायती राज विभाग एक प्रपोजल मूव करता, आप कैबिनेट से अप्रूव करते और उसके बाद विभाग एक नियमावली बनाता, उसका अप्रूवल हो जाता। सिंपल सा काम था। 2021 में आप नई नियमावली करते और उसको बेस ईयर मान लेते। वो ठीक है। आप ऐसा क्यों नहीं कर पाए? नहीं, आपसे कम बहुमत में समाजवादी पार्टी ने करके दिखा दिया, आप 325 लेकर भी नहीं कर पा रहे। अब तो नहीं, जो सवाल उठाए गए मैंने उसका जवाब दिया। जो प्रक्रिया निर्धारित हो गई, जो प्रारंभ हो गई, वो निर्वाचन फ्री एंड फेयर कराना सरकार की जिम्मेदारी है, निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी, उसको पूरी शिद्दत के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ सरकार करेगी। जहाँ तक सवाल बहुत सारे जो संविधान और इसको लेकर के और लोग उठाते हैं, मुझे लगता है कि अगर बाकी लोग अपने अपने दामन में झांके तो ज़्यादा गंदे मिलेंगे, उसका जवाब मिल जाएगा। भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक संस्थाओं का सम्मान करती है, संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करती है जी, और सबको समृद्ध बनाने के लिए काम करती है। ओके, ऑलराइट। जूही सिंह जी, देखिए ना, आपकी सरकार, समाजवादियों की सरकार 2015 में इस तरह का कोई कानून बनाती, न बेस ईयर तैयार करते, न नई नियमावली बनाते, और ना हरीश जी की सरकार को कोई परेशानी होती। बखेड़ा तो आपकी सरकार का खड़ा किया हुआ है ना, ये बेचारे तो परेशान हैं आपसे, अभी तक 4 साल से परेशान हैं। ब्रजेश जी, मंशा तो जी ब्रजेश जी, इसीलिए तो मंशा स्पष्ट है कि 2015 का उन्होंने बेस ईयर इसलिए नहीं लिया क्योंकि वो आदरणीय अखिलेश यादव जी की सरकार में निर्धारित हुआ था। मैं तो भोनवाल साहब से, जो चुनाव आयोग में जाने से पहले बड़े बड़े पदों में रहे होंगे, ये जानना चाहती हूँ कि क्या पंचायती राज को नियुक्ति थे, IAS IPCS का ट्रांसफर बेस ईयर अपने मर्जी से ले ले जी। नहीं, वो बताएं कि मैं भी जानना चाहती हूँ। दूसरी बात, हेमंत तिवारी जी ने कहा तो केंद्र चुनाव आयोग, स्टेट इलेक्शन कमीशन, सभी जगह तो ब्यूरोक्रेट्स हैं सर, और अच्छे ब्यूरोक्रेट्स भी रहे हैं, TN शेषन भी रहे हैं। तो सबको एक कूची से रंगना कि ब्यूरोक्रेट्स वहां रहते हैं रिटायर्ड, इसलिए आज के समय में हमारे उत्तर प्रदेश का चुनाव आयोग काम नहीं कर रहा है, ये थोड़ा सा अतिशयोक्ति हो जाएगी। हरीश जी ने अब तो खुद ही मान लिया है कि हमने अखिलेश यादव जी के निर्णय को पलटने के लिए दूसरा आधार ले लिया था मनमर्जी से। तो अब कम नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये बात आप अपनी तरफ से कह रहे हैं। गांव के लिए और नहीं, वो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जी ने 2015 में गड़बड़ियां की, जिसको सुधारने के लिए हमने 1995 ले लिया। हरीश जी, ऐसा है क्या? हरीश जी को लिया जाए, आवाज दीजिए हरीश जी को। जो मर्जी है वो। एक सेकंड रुक जाइए, हरीश जी से लगे हाथ पूछ लेते हैं ना। बताइए भाई हरीश जी। मैंने कहा कि अगर श्रीमान अखिलेश जी ने बहुत निष्पक्षता से इसको किया होता तो सैफई का भी बदला होता, जो लगातार एक ही वर्ग और उसके लोग चले आ रहे थे। नहीं, तो ये बात मत बदलिए। ये नहीं, जूही जी, इसका चूंकि जवाब आपके पास नहीं है,
आपको नहीं, 1995 इसलिए में इसका आपके पास अधिकारियों जवाब का- नहीं है। नहीं, आपके अगर पास नहीं है, निष्पक्षता सर, होती, आपने चुनाव अगर आयोग को निष्पक्षता नतमस्तक होती, कर दिया, तो हर जगह आपने झलकती। शर्मसार कर दिया जूही लोकतंत्र जी, अगर को। अखिलेश सर, जी में आपके साथ मैं निष्पक्षता चिल्लाऊंगी होती नहीं, आप तो शरीफ हर व्यक्ति जगह हैं। झलकती। आप शरीफ तो हर व्यक्ति जगह हैं। शुक्रिया आप दोनों का, धन्यवाद। जी, जी। धन्यवाद धन्यवाद। देखिए इस तरह मत अच्छा, करिए। अच्छा, सर, थैंक यू मैडम। आप कहाँ मैडम शुक्रिया। नो छुपाएंगे? कहाँ प्लीज, छुपाएंगे? राजेंद्र भवनवाल जी, लोकतंत्र सिर्फ को भवनवाल जी शर्मसार बोलेंगे। कर रहे हैं। भाई भवनवाल जी, आप मुझे बताइए कि आरक्षण की नियमावली अगर बदलना है तो इसके क्या किस तरह के प्रोसेस होते हैं? हम इस प्रणाली को विवादित क्यों कर रहे हैं जब अब कोर्ट ने अप्रूव कर दिया तो? और अगर बदलना है तो फिर आप नियमावली लाके कैबिनेट के जरिए या दूसरे जो संवैधानिक तरीके होते हैं उससे बदला भी जा सकता है। नहीं, इसमें जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। तो वो कैबिनेट के माध्यम से जाकर उसमें बदलाव कर सकता है, लेकिन ये जो नियम में बदलाव होंगे या जो भी नियम बनेंगे वो पंचायती राज एक्ट के अधीन ही बनेंगे और उसमें जो प्राविधान है उसके अनुरूप ही बनाने होंगे। तो लेकिन शासन का यह अधिकार है नियमावली बनाने का, तो इसमें कोई यदि शासन क्या निर्णय लेता है ये तो शासन के ऊपर है, लेकिन उनको अधिकार है। जहाँ तक अभी बात हो रही थी कि आरक्षण के बारे में कि वो 95 पे होना चाहिए या 2015 पे, मेरे ख्याल से ये अब इशू नहीं रह जाता, क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय अपना निर्णय दे चुका है और उसके अनुसार ही कार्रवाई हो रही है। एक बात, तीसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी कार्यक्रम घोषित हुआ है और कार्रवाई शुरू हुई है। अभी से हमें राज्य निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता के बारे में या उनकी क्रेडिबिलिटी के बारे में प्रश्न उठाना मेरे ख्याल से अभी ठीक नहीं है। वो भी एक जिम्मेदार संस्था है, उनके भी उत्तरदायित्व हैं और वे उसके अनुरूप कार्य करेंगे निश्चित रूप से। नहीं, मैं भी यही अपेक्षा करता हूं हमारे इलेक्शन के जो सिस्टम में, लेकिन वो चाहे पंचायत के इलेक्शन हो या विधानसभा के हो या संसद के हो, तो ये एक बड़ा मुद्दा है कि हमारे जो चुनाव सुधार में वो एक बड़ा विषय है जो मेरे ख्याल से इस डिबेट में हम लोग नहीं कर पाएंगे। एक राष्ट्रीय स्तर पर ये बहस चलती रहती है और चलनी भी चाहिए, और मैं समझता हूँ बराबर सुधार हो रहे हैं। जैसे जैसे दिक्कतें आ रही हैं उसके अनुरूप सुधार होते जा रहे हैं। मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा इस अवसर पर कि देखिए, जहाँ तक चुनाव सुधारों का प्रश्न है उसमें सभी को सहयोग करना पड़ेगा। जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, इसमें आपका चुनाव आयोग है, शासन है और सभी राजनीतिक पार्टियां भी, उनका सहयोग भी आवश्यक है। यदि चुनाव में हमें सुधार करने हैं, सुधार निष्पक्ष हों, शांतिपूर्ण तरीके से हों, तो इसमें सभी को सहयोग करना पड़ेगा, सभी की जिम्मेदारी भी बनती है। ये बात अलग है कि राज्य निर्वाचन आयोग है, उनकी मुख्य जिम्मेदारी है, शासन की मुख्य जिम्मेदारी है, लेकिन जो राजनीतिक दल हैं उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। धर्मवीर चौधरी, वो एक निष्पक्ष भवनवाल जी की बात आपने सुनी, और ये इत्तेफाक भी है कि ये आपकी जब सरकार थी उत्तर प्रदेश में तब राज्य निर्वाचन आयुक्त थे। मैं आपसे समझना चाहता हूं कि भवनवाल जी का ये मानना है कि निर्वाचन आयोग की भूमिका पर कोई सवाल नहीं उठाना चाहिए क्योंकि अभी वो वक्त ही कितना हुआ है। नहीं ब्रजेश जी, जब राज्य निर्वाचन आयोग शासन के इशारे पर, सत्ता के इशारे पर काम करे, और वो अभी आपने स्वयं कहा कि 1 घंटे अगर रुक जाते तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। 4-5 महीने से तो आप चुनाव टाल ही रहे थे, तो इनकी निष्पक्षता पर प्रश्न लग जाता है। और वो भवनवाल साहब जो कह रहे हैं, मैं ये कहूँगा कि राज्य निर्वाचन आयोग को अपनी निष्पक्षता बरकरार रखनी चाहिए। निर्वाचन आयोग की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है लोकतंत्र में, और शासन के इशारे पर बहुत काम होते हैं, लेकिन वो नहीं होने चाहिए। मेरा तो मानना ब्रजेश जी ये है जी। अब इसमें सुधारों की आवश्यकता है, तो सभी मिलकर इसमें सुधार करें और संविधान के अनुसार हम सरकार चलाएं, लोकतंत्र चलाएं, चुनाव कराएं। ये हम तो इतने कम वक्त में आप लोग तैयार हैं चुनाव लड़ने के लिए? सरकार की जो समय आप लोग को दिया गया है, जितना कम वक्त दिया गया है। नहीं, हम तो 4 साल से तैयारी कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी का एक एक कार्यकर्ता तैयार है। हमारे पास बीजेपी के बाद आप ही हो जो 24 घंटे चुनाव के लिए तैयार रहते हैं। तीसरे नंबर की बड़ी पार्टी है जी। बीजेपी के बाद आप ही एक लौती पार्टी है जो 24 घंटे चुनाव के लिए तैयार है।
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग बिल्कुल तैयार हैं। और ब्रजेश जी, मैं निश्चित बता दूं आपको कि ये जो 4 साल का कुशासन है, जो किसान गांव खेत में सांडों से, बैलों से, गायों से जो डंडे लेकर के, लठ लेकर के जो अपने फसलों की रक्षा कर रहे हैं, वही लठ बीजेपी के नेताओं के लिए तैयार रखे हुए हैं। किसानों ने तेल पिला सर, मैं तो कहूंगा सोच समझ के बयान दीजिए, क्योंकि बाद में दोस्ती करनी पड़ी तो यही बयान बड़े असहजता की स्थिति चुनाव से प्रयास कर रहे थे। जी, मैं सुन नहीं पाया ब्रजेश जी, आपने मैंने कहा सोच समझ के बयान दीजिए, क्योंकि आप इतने कड़े बयान दे रहे हैं बीजेपी के खिलाफ, बाद में अगर हाथ मिलाना पड़ा तो यही बयान फिर शर्मिंदगी का कारण बनते हैं। नहीं, बहुत जल्दी 2017 में इनको जवाब मिला, 14 मिला, 19 में मिला, हमारा कोई समझौता नहीं है। पंचायत चुनाव में हमारा कोई समझौता नहीं है। संविधान को तोड़ने वालों से हमारा कोई समझौता नहीं है। लोकतंत्र को कमजोर करने वालों से हमारा कोई समझौता नहीं है। हम इनके खिलाफ मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। 10 लोकसभा की सीटें आदरणीय बहन जी ने इनके खिलाफ लड़ी और जीती हैं। क्या कसम खा सकते हैं कि इनके साथ कभी नहीं जाएंगे किसी हालत में? हाँ, हम कसम खा सकते हैं, बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ खा सकते हैं। ये तो गुमराह करते हैं प्रेस के माध्यम से, हर तरीके से। ओके, ऑलराइट। ब्रजेंद्र सिंह जी, आप मुझे बताइए, क्या कांग्रेस पंचायत चुनाव के लिए तैयार है और आपकी अपनी प्रिपरेशन हो चुकी है? किस तरह के चुनाव आप लड़ेंगे, क्या सभी या सिर्फ जिला पंचायत? धन्यवाद चौधरी जी, शुक्रिया आपका। आप कसम खा चुके हैं, मैंने रिकॉर्ड कर लिया जी। आदरणीय ब्रजेश जी, कांग्रेस पार्टी ने 1 साल में अपने संगठन को ग्राम पंचायत स्तर पर संगठित किया है। ओके। और ये पंचायत चुनाव हो निहायत निजी चुनाव होता है, इसलिए केवल 3051 जो जिला पंचायत सदस्यों के चुनाव हैं उसी में हम समर्थन पत्र अपने कैंडिडेटों को देंगे। उसमें हमारे कांग्रेस पार्टी के सारे जिलाध्यक्षों ने कैंडिडेटों का नाम इकट्ठा कर लिया है। अब सभी सीटों पे लड़ेंगे? हाँ, हमारी कोशिश है कि हम 100% सीटों पर लड़ें। ये हमारे संगठन की भी परीक्षा होगी। सर, कैंडिडेट मिल जाएंगे आपको? नहीं हैं, बहुत ज़्यादा, आपको जान के ताज्जुब होगा। और जब चूंकि पार्टी का कोई सिंबल इसमें जारी नहीं होगा, और जो मैं 88 के बाद से सारे चुनावों को बहुत ठीक से जानता हूं, तो जिसकी सरकार होगी बाद में जीतने के बाद कौन कहां जाएगा, कौन जिला पंचायत अध्यक्ष बनेगा, लेकिन चूंकि ऐसी आशंका हेमंत जी ने जताई थी इसलिए मैंने पूछ लिया। नहीं, हम लोगों के पास कैंडिडेटर हैं और ये हमारे संगठन जो हमने तैयारी किया है, ढांचा बनाया है अपना, सारे नए ब्लॉक अध्यक्ष, सारे न्याय पंचायत अध्यक्ष, सारे ग्राम पंचायत अध्यक्ष, उनका भी परीक्षण होगा और हमारे नए स्ट्रक्चर का भी परीक्षण होगा और बहुत मजबूती के साथ ये चुनाव कांग्रेस पार्टी जनता की हेमंत तिवारी जी, आप मुझे बताइए, पॉलिटिकल पार्टी ये सब केवल जिला पंचायत चुनाव लड़ने में क्यों दिलचस्पी दिखा रही हैं, ग्राम पंचायत के और बीडीसी के क्यों नहीं लड़ना चाहते ये लोग? देखिए, ऐसा है कि सत्ताधारी दल कोई हो, अभी मेरी बात शायद जूही सिंह जी को खराब लगी, मैंने ब्यूरोक्रेट्स की बात की थी। मैंने उन ब्यूरोक्रेट्स की बात नहीं की थी जो सत्ता की चेरी होते हैं। सुनिएगा मेरे ख्याल से आप लोग भारत निर्वाचन आयोग बोलने दे, जूही जी शांत हो जाएं। सिर्फ हेमंत जी बोलेंगे, सिर्फ हेमंत जी बोलेंगे। मैडम प्लीज, सिर्फ हेमंत जी बोलेंगे। जूही जी, आपको याद दिला दूं, एसके अग्रवाल साहब बहुत अपराइट अफसर रहे हैं, लेकिन वही राज्य निर्वाचन आयोग के मुखिया थे जब दूसरे दलों ने पिछली बार उन्हीं की इंटीग्रिटी पे सवाल उठाए थे। मैं बात नहीं कर रहा हूँ, वो बहस का दूसरा विषय हो सकता है। लेकिन ब्रजेश जी, मैं बता दूं, चूंकि जो भी सत्तारूढ़ दल होता है उसकी पहला लक्ष्य होता है कि जिला पंचायतों पर उसके लोग काबिज हो, जिला पंचायत सदस्य उसके लोग हो, अधिकांश लोग हो। ये सारे दलों ने एक्सरसाइज की है। जब कहिए उस साल का ब्यौरा बता दूं, ये सामान्य सी बात है। मैंने आपके चैनल के माध्यम से एक नई बात उठाई थी और निवेदन करूं कि बात बहुत दूर तक जानी चाहिए। एक रफीक सादानी साहब बहुत अवधि के ठेठ शायर थे, उनकी 2 लाइनें सुनिएगा कि जब नजीके चुनाव पुलाव पावत है, मतलब ये इलेक्शन ईमानदारी से, जिस मंशा से राजीव गांधी जी ने पंचायतों को ज्यादा अधिकार देने की एक बहुत बड़ी शुरुआत आजाद भारत की थी, उस मंशा के सर्वाधिक विपरीत करप्शन का बहुत बड़ा केंद्र हो गई है संस्थाएं, जिसको रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार, बड़ी पार्टी की सरकार है, थम्पिंग मेजॉरिटी की सरकार है, उसको आना चाहिए। अच्छा, एक और टर्मिनोलॉजी चलती है, ज्यादा बड़ी बुराई अगर कहीं महिला प्रधान है तो प्रधान पति होता है,
और ब्लॉक प्रमुख महिला है तो ब्लॉक प्रमुख पति होता है, अध्यक्ष पता चला कि महिला के पास है तो उनके पति जिला पंचायत अध्यक्ष बने घूमते हैं, ऐसा होता है ना। बुराई की शुरुआत बेसिक से होती है, जमीन से होती है, जड़ों से होती है। जब प्रधानी के चुनाव में, जिला पंचायत के चुनाव में, बीडीसी के चुनाव में आप बिना शराब के वोट नहीं देंगे, मैक्सिमम गरीब लोगों को शराब में खरीद लिया जाता है, इसको रोक क्यों नहीं की जाती? ये पुलिस क्या करती है? इतनी शराब बटती है, कितनी पकड़ी जाती है? आप तस्वीरें सरकार जारी करती है कि इतनी अवैध शराब पकड़ी गई। मैं कह रहा हूं कि सबकी आंखों पर पर्दा क्यों पड़ा रहा था? पिछली सरकारों का आंखों पर पर्दा पड़ा रहा, और इस सरकार। जी धन्यवाद हेमंत जी, शायद कुछ टेक्निकल ग्लिचेस आ रहे हैं, आपका वीडियो लिंक हमसे टूट जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। इस वक्त जब मैं आपके साथ डिबेट कर रहा हूं, अभी जानकारी मिल रही है कि कोरोना वायरस का संक्रमण भी उत्तर प्रदेश में तेजी से फैल रहा है और आज बहुत लंबे समय के बाद 1000 से ज़्यादा नए केसेस उत्तर प्रदेश में मिले हैं। चुनाव की घोषणा तो हो गई है, लेकिन आप सब भी अपना ध्यान रखें, परहेज करें कि कम से कम निकलें, मास्क का इस्तेमाल करें, सोशल और फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें, क्योंकि ये वायरस बहुत खतरनाक है और इसका नया वेरिएंट भी आ चुका है भारत में। धन्यवाद, नमस्कार।